हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू परीक्षा मंथन यूट्यूब चैनल। और हम लोग पढ़ रहे थे प्रोनाउन हम लोग देखा था। और प्रोनाउन में हम लोग पर्सनल प्रोनाउन को अच्छे से समझा था। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन क्या होते हैं। फर्स्ट पर्सन जो बात करता है, जैसे कि मैं कर रहा हूँ। सेकंड पर्सन जिससे बात की जाती है, जैसे आपसे की जा रही है। और थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जा रही है, जैसे कि प्रोनाउन। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन हम लोगों ने समझा था। फर्स्ट पर्सन में क्या क्या आता है? आई और वी। क्यों आता है? क्योंकि बोलने वाला खुद को जब इंडिकेट करेगा तो वो आई और वी, मतलब खुद को अगर दिखाना है मुझे तो मैं आई बोल सकता हूँ। अगर मुझे पूरे इंस्टीट्यूशन, मतलब पूरा जो मेरा कार्य देख रहे हैं उन लोगों की तरफ से मैं बोलूँ तो हम बोलूँगा तो वो वी। और अगर जो पूरे देश के बिहाफ पे बोलना है तो भी मैं वी बोलूँगा। उसके बाद जो सुनता है, अगर जो उसको इंडिकेट करना होता है, जो जैसे मैं आप सुन रहे हैं तो मैं आपको अगर जो कुछ बोलना चाहूँ इंग्लिश में तो मैं यू बोलूँगा। आपका और तुम का हिंदी इंग्लिश दोनों ही यू होता है इंग्लिश में। तो सुनने वाले को हमेशा यू से इंडिकेट किया जाता है और बोलने वाला खुद को आई और वी से इंडिकेट करता है। उसके बाद क्या होता है? जिसके बारे में बात की जाती है वो थर्ड पर्सन होता है। तो थर्ड पर्सन जिसके बारे में बात की जाती है, तुम आई वी और यू को छोड़ के आप किसी भी प्रोनाउन को ले लीजिए या फिर नाउन को ले लीजिए, वो हमेशा थर्ड पर्सन में ही आता है क्योंकि उसी के बारे में बात की जाती है। तो ये हम लोगों ने प्रोनाउन के फर्स्ट और सेकंड दोनों लेक्चर में बस यही समझा है। और मैंने एक चार्ट समझाया था, वो चार्ट में 2 लेक्चर चले गए हैं। वो चार्ट कौन कौन सा था? चार्ट में था कि प्रोनाउन किस पे डिपेंड करता है, कौन कौन से फैक्टर होते हैं जिसके कारण प्रोनाउन चेंज हो जाता है। तो पहला फैक्टर था नंबर, सिंगुलर है प्लूरल है। दूसरा चीज़ था कि जेंडर कौन सा है। तो देखिए, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन में तो जेंडर कोई मैटर नहीं करता है, लेकिन थर्ड पर्सन में जैसे ही आप जाते हैं तो वहाँ पे जेंडर का काम आ जाता है। वहाँ पे अगर जो आप पुलिंग और मस्कुलिन लेते हैं तो वहाँ पे ही, और फेमिनिन और या फिर स्त्रीलिंग लेते हैं तो वहाँ पे सी आ जाता था। सिंगुलर नंबर के लिए बता रहा हूँ। फिर उसके बाद हम लोगों ने देखा था नंबर, जेंडर हो गया। फिर हम लोगों ने देखा था केस कौन सा यूज करना है, सब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव केस, पॉजेसिव केस। ये 3 केस होते थे। सब्जेक्टिव केस वहाँ यूज करते थे जब कोई एक्शन जो हो रहा हो सब्जेक्ट में, वो एक्शन किसी के द्वारा, जिसके द्वारा किया जाता है, जो करता है वो एक्शन, वही सब्जेक्ट कहलाता है। मैं लिख इसलिए नहीं रहा हूँ क्योंकि मैं ये सारा का सारा चीज़ पिछले वाले लेक्चर में समझा चुका हूँ। फिर उसके बाद ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? जो एक्शन सब्जेक्ट के द्वारा किया जाता है, उस एक्शन, उस क्रिया का प्रभाव जिस पे पड़ता है वही ऑब्जेक्ट कहलाता है। तो वहाँ पे हम लोग प्रोनाउन का ऑब्जेक्टिव केस यूज करते थे। फिर वहाँ पे फिर पॉजेसिव केस आता था। पॉजेसिव केस में अधिकार दिखाते थे तो वहाँ पे पॉजेसिव केस प्रोनाउन का यूज करते थे। पॉजेसिव केस में 2 पार्ट होता था, एक होता था पॉजेसिव प्रोनाउन और एक होता था पॉजेसिव एडजेक्टिव। पॉजेसिव एडजेक्टिव और प्रोनाउन में अंतर बस इतना होता था कि पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता था वो नाउन के ठीक पहले आता था, वो नाउन के बारे में बताता था। एडजेक्टिव का काम ही है नाउन को डिफाइन करना, वो नाउन को अच्छे से बताएगा कि ये नाउन क्या है, कैसे है, उसके बारे में जानकारी देगा, तो वो एडजेक्टिव होता था। लेकिन जो पॉजेसिव प्रोनाउन होता था, जैसे माइन हो गया, आवर्स हो गया, फिर उसके बाद हिज हो गया, हर्ष हो गया, ये जो पॉजेसिव प्रोनाउन होते थे ये किसी नाउन के पहले नहीं आते थे, वो अकेले आते थे। ठीक है, क्योंकि प्रोनाउन का मतलब ही होता है नाउन को रिप्लेस कर देना, नाउन को हटा के उसकी जगह आना। तो जब वो नाउन को हटा के उसी की जगह आ रहा है तो वो किसी नाउन के पहले नहीं आएगा, बल्कि वो नाउन को रिप्लेस ही करेगा। तो उसके आगे पीछे कोई नाउन नहीं यूज करते थे। तो हम लोगों ने ये सब देख रखा था। देखिए, सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस को पढ़ाने का इस समय मतलब बस इतना था। मैं आपको ये समझाना चाहता था कि जब हम लोग एक्टिव पैसिव में जाएंगे, जब हम लोग क्लास लेंगे एक्टिव पैसिव का और नरेशन का, जब हम लोग एक्टिव पैसिव और नरेशन का क्लास लेंगे, जब आप इसका क्लास लेंगे एक्टिव पैसिव, तो वहाँ पे जो सब्जेक्ट होता था उसको ऑब्जेक्ट में चेंज करते थे। जैसे मैंने लिखा ही प्लेज क्रिकेट, ही प्लेज क्रिकेट, मैंने एक सिंपल सा सेंटेंस लिखा ही प्लेज क्रिकेट। अब जब हम लोग इसका पैसिव वॉइस बनाएंगे तो पैसिव वॉइस में ये होता है कि ये जो ही है ये ऑब्जेक्ट बन जाता है पैसिव वॉइस में। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बनता है तो फिर ये इसका क्या काम हो जाता है, फिर ये ऑब्जेक्टिव केस में आएगा। अभी तो सब्जेक्टिव केस में है तो उसको ऑब्जेक्टिव केस में लाना पड़ेगा। तो अगर जो आपको पता ही नहीं है कि ही का सब्जेक्टिव केस और ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है तो आप चेंज ही नहीं कर पाओगे। तो इसी की वजह से मैंने क्या किया था, वो चार्ट आपको समझा दिया था। उसका यूज़ धीरे धीरे आता रहेगा आगे। आप लोग डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ेंगे तो वहाँ पे पता चलेगा कि
सेकंड पर्सन को चेंज करते हैं, थर्ड पर्सन को भी चेंज करते हैं, फर्स्ट पर्सन को भी चेंज करते हैं। वो रूल हम लोग वहाँ समझेंगे। तो अगर जो आपको पता ही नहीं है कि फर्स्ट पर्सन में क्या होता है, सेकंड पर्सन में क्या होता है, थर्ड पर्सन में क्या होता है, तो आप वो क्वेश्चन कर ही नहीं पाओगे, ठीक है। ऊपर से प्रोनाउन में डायरेक्ट ये क्वेश्चन आ जाता है, प्रोनाउन में ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है कि कौन सा पर्सनल प्रोनाउन के कौन से पार्ट से, पर्सन से ये बिलोंग करता है। तो फिर अगर जो आपको समझाने पे भी नहीं समझ में आया था तो मैंने उसका एक ट्रिक बता रखा था कि आई वी फर्स्ट पर्सन, यू सेकंड पर्सन, और उसके अलावा जितने भी हैं वो सारे के सारे थर्ड पर्सन। तो ये सारा हम लोगों ने समझ रखा है। मैं बस उसको आपको अच्छे से एक बार रिवाइज करा रहा था ताकि अब जो लेक्चर हो उसी से कनेक्ट रहेगा, तो आप लोगों को पता हो, ठीक है। तो अब देखिए हम लोग पढ़ेंगे प्रोनाउन के पार्ट। तो प्रोनाउन का पार्ट में सबसे पहला पार्ट आता है, प्रोनाउन के पार्ट का सबसे जो पहला पार्ट आता है वो आता है पर्सनल प्रोनाउन। क्या आता है? पर्सनल प्रोनाउन। तो जो प्रोनाउन का पहला पार्ट होता है वो होता है पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउन का मतलब होता है जब आप किसी पर्टिकुलर, देखिए किसी पर्सन के लिए जब यूज करते हैं या फिर किसी थिंग के लिए यूज करते हैं और सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज करते हैं तो वो कहलाता है पर्सनल प्रोनाउन, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन में फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन आते हैं, ये मैंने समझा रखा है। फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा रखा है। तो पर्सनल प्रोनाउन एक तरीके से हम लोगों ने देख रखा है। पर्सनल प्रोनाउन में क्या कहते हैं, आई, वी, यू, ही, सी, इट, दे, ये सब के सब क्या है, ये सब के सब पर्सनल प्रोनाउन है। ये सब के सब क्या है, पर्सनल प्रोनाउन है। ये फर्स्ट पर्सन, ये भी सेकंड पर्सन, और ये सारे के सारे थर्ड पर्सन। तो ये पर्सनल प्रोनाउन हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझ रखा है। अब इसके बाद अगला आता है पजेसिव प्रोनाउन। देखिए मैंने पर्सनल प्रोनाउन को बहुत ही अच्छे से पिछले 2 लेक्चर लेके समझाया है, ठीक है। तो पर्सनल प्रोनाउन को इसलिए मैं जल्दी जल्दी स्किप कर रहा हूँ। उसके बाद हम लोगों ने देखा था पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन। अब पहली बात तो मुझको ये बताइए कि पजेस का मतलब क्या होता है। मैंने पिछली लेक्चर में बता रखा है पजेस का मतलब क्या होता है। पजेस का मतलब होता है किसी पे अधिकार दिखाना। जब आप किसी पे अधिकार दिखाते हो तो वहाँ पे हम लोग यूज करते हैं पजेस। तो जो प्रोनाउन किसी पे अधिकार दिखाए, जब हम लोग किसी प्रोनाउन का यूज किसी पे अधिकार दिखाने के लिए करते हैं तो उसी को कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जब किसी प्रोनाउन का प्रयोग किसी दूसरे पे अधिकार दिखाने के लिए किया जाता है तो उसी को कहते हैं पजेसिव प्रोनाउन। जैसे मैंने ये बोला कि जैसे मैंने बोला दिस टेबल इज माइन, दिस टेबल इज माइन, ये मैंने बोला दिस टेबल इज माइन। अब यहाँ पे देखिए यह टेबल किसका है, यह टेबल किसका है, मेरा है। तो इस वर्ड ने, इस प्रोनाउन ने, ये प्रोनाउन ने क्या किया, इस टेबल पर अधिकार दिखाया, यह टेबल मेरा है। तो इस टेबल पर अधिकार किसके माध्यम से दिखाया गया, इस प्रोनाउन के माध्यम से दिखाया गया, माइन के माध्यम से। तो ये प्रोनाउन क्या कहलाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। क्या कहलाएगा, पजेसिव प्रोनाउन। समझ में आ रहा है। देखिए मैंने इस टेबल पर अधिकार किस प्रोनाउन के माध्यम से दिखाया, इस माइन के माध्यम से। और ये ही माइन एक प्रोनाउन है। और जो प्रोनाउन अभी बता रखा है, जो प्रोनाउन किसी दूसरे पे अधिकार दिखाने का काम करे वो प्रोनाउन क्या कहलाता है, पजेसिव प्रोनाउन। दूसरी बात केयर करने वाली ये है कि इसके आगे पीछे कोई भी नाउन का यूज नहीं किया गया। आगे पीछे का मतलब मेरा होता है कि जस्ट उसके बगल में, जस्ट मतलब उन दोनों के बीच में कोई आए तो चल सकता है, लेकिन इसके बगल में देखिए तुरंत इसके बगल में क्या है, एक वर्ब है। इधर तो सेंटेंस ही खत्म है, इधर क्या है, फुल स्टॉप है, ठीक है। तो मेरे कहने का मतलब है कि ये क्या है, प्रोनाउन है। और प्रोनाउन के पहले कोई भी नाउन और बाद में भी कोई नाउन यूज नहीं किया मैंने, क्योंकि प्रोनाउन उसको रिप्लेस करता है। अगर इसको थोड़ा सा और अच्छे से समझें तो मैं मान लीजिए अपने आप, मैं क्या दिखाना चाहता था कि ये जो टेबल है वो मेरा है, तो मैं यहाँ अपना खुद का नाम लिखता, दिस टेबल इज अखंड्स, दिस टेबल इज अखंड्स, ये लिख सकता था।
यह टेबल अखंड का है। एपिस्ट्रॉफी एस का काम क्या होता है, पिछले लेक्चर में समझा रखा है। एपिस्ट्रॉफी एस आने का मतलब है कि ये आपको किसी पे अधिकार दिखा रहा है, ठीक है। जब लिविंग थिंग का अधिकार किसी पे दिखाना होता है तो वहाँ पे एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं जनरली। मैं जनरली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इसमें एक्सेप्शन भी आते हैं। तो अभी के लिए बस इतना समझिए, जब हमें किसी लिविंग थिंग का अधिकार किसी पे दिखाना होता है तो हम लोग एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एपिस्ट्रॉफी एस का यूज करते हैं। तो इस टेबल पर अब देखिए मैंने क्या लिखा, दिस टेबल इज अखंड, यह टेबल अखंड का है। तो इसी अखंड को मैंने रिप्लेस कर दिया, इसी अखंड की जगह मैंने क्या लिखा, माइन। मैंने क्या लिखा, माइन। इसी अखंड की जगह मैंने क्या लिखा, माइन। ये था अखंड जो कि क्या था, प्रोनाउन, सॉरी अखंड क्या था, नाउन। ये क्या था, नाउन। और इसी नाउन को रिप्लेस कर दिया इस वर्ड ने, माइन ने। तो पहले तो हुआ ये प्रोनाउन। दूसरी चीज, ये प्रोनाउन इस पे अधिकार दिखा रहा है, किसी चीज पर अधिकार दिखाने का काम कर रहा है, तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। पजेसिव प्रोनाउन, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन आपने समझा। अब पजेसिव प्रोनाउन में कौन कौन से होते हैं, ये सब चार्ट में लिखा हुआ है, लेकिन फिर भी मैं यहां पे एक बार लिख दे रहा हूं। पजेसिव प्रोनाउन में क्या क्या होते हैं, पजेसिव प्रोनाउन में होता है माइन, हिज, हर्स, आवर्स, ठीक है, देयर्स। ये क्या है, ये सारे के सारे पजेसिव प्रोनाउन है, ठीक है। ये सब के सब क्या है, पजेसिव प्रोनाउन। तो पजेसिव प्रोनाउन का मतलब क्या होता है, जो प्रोनाउन किसी पे अधिकार दिखाने का काम करे वो प्रोनाउन क्या कहलाता है, पजेसिव प्रोनाउन। कैसे होता है, मैंने अभी एक एग्जांपल देके अच्छे से उसको समझा दिया था, ठीक है। तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। पहला हम लोगों ने क्या देखा, पर्सनल प्रोनाउन। दूसरा क्या देखा, पजेसिव प्रोनाउन। इसको आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। मैं आपको समझा दे रहा हूँ, मैं आपको अच्छे से समझा दे रहा हूँ। आपको एक क्या करना है, जब भी मेरा लेक्चर देखिए तो आप एक नोट्स लीजिए, कोई भी सादी कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, 2 पेन नहीं, 1 पेन लीजिए, और उसको जो मैं बोल रहा हूँ, मैं आपको समझाने का काम कर रहा हूँ। मैं अभी तक के लेक्चर में बहुत ही कुछ थोड़ा सा होगा जिसको मैं आपको कहूँगा कि इसको लर्न कर लो। जैसे कि प्लूरल बनाने का कुछ रूल होता है, उसको लर्न नहीं करना पड़ता, उसको नहीं समझा सकता मैं, उसको भी समझाया जा सकता है, लेकिन दिक्कत यह है कि वो थोड़ा सा हाई लेवल का हो जाता है। जैसे कि देखिए, हम लोग जो वाई को हटा के IES कर रहे थे, तो वहाँ पर प्रोनाउंसिएशन का एक लोचा आता है। जैसे कुछ चीज़ें होती हैं, वाई को हटा के IES बस प्रोनाउंसिएशन के लिए किया गया है, ताकि आप उसको प्रोनाउंसिएट अच्छे से कर सकें, इसलिए वाई को हटा के IES किया गया। तो वो चीज़ें आप छोड़िए, वो चीज़ तो एकदम से सिलेबस के बाहर, वो कहीं भी नहीं आता है, आपको लर्न करना पड़ेगा, वो आपको लर्न करना पड़ेगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो लर्न करना पड़ेगा वो मैं लिखवा भी रखा हूँ। उस दिन मैंने लेक्चर में उसको अच्छे से बोला था कि वाई के पहले अगर कोई कॉन्सोनेंट आता है तो हटा के उसको IES में चेंज करते हैं, मैंने बोल के लिखवाया था। लेकिन जो चीज़ें समझाई जा सकती हैं उसको आपको क्या करना है, आप एक नोट्स लीजिए, एक पेन लीजिए, और उसको जब मैं बोलता हूँ आप समझ जाते हैं, तो जब समझ गए तो उसको अपने लैंग्वेज में लिख लीजिए कि कोई प्रोनाउन है, किसी पर अधिकार दिखा रहा है तो पजेसिव प्रोनाउन होता है। नोट 1 कि उस प्रोनाउन के आगे पीछे कोई नाउन का यूज नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज़ ये आपको लिखना है, क्योंकि ये मैंने बार बार बोला है, 2-3 बार बोल चुका हूँ ये बात, तो आपको ये चीज़ लिख लेना है। फिर मैं आपको डिफिनीशन लिखवा सकता हूँ, लेकिन डिफिनीशन लिखवाने से बस वक्त जाएगा, और पेपर में डिफिनीशन नहीं पूछता है, बल्कि उसका एप्लीकेशन आता है कि ये बताइए क्या है, कौन सा प्रोनाउन है, पजेसिव प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन। तो अगर जो आप समझे हुए हैं तो आप उसको तुरंत बता देंगे कि ये पर्सनल प्रोनाउन है और ये पजेसिव प्रोनाउन। तो उसके लिए आपको क्या करना है, उसके लिए आप एक कॉपी लीजिए, पेन लीजिए, और उसको अपने लैंग्वेज में लिखते जाइए, समझिए। लर्न करने का यहाँ पे सिस्टम खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो पजेसिव प्रोनाउन और पर्सनल प्रोनाउन तो हम लोगों ने बहुत अच्छे से देख लिया। अब इसके बाद देखिए इनडेफिनिट प्रोनाउन आता है। इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है, देखिए एक होता है वर्ड डेफिनिट, एक होता है इनडेफिनिट। डेफिनिट का मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित कर देना, डेफिनिट का मतलब होता है कोई चीज़ निश्चित कर देना। एक वर्ड होता है इनडेफिनिट। इनडेफिनिट का मतलब हो गया, जैसे ही आपने जैसे एक वर्ड प्रीफिक्स होता है इन का मतलब, और इम एक वर्ड होता है, अन एक प्रीफिक्स होता है, इन, अन और इम। ये जो प्रीफिक्स होते हैं, ये जब किसी वर्ड के आगे लगते हैं तो वो उस वर्ड का उल्टा कर देते हैं। जैसे मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट, आजकल ये बहुत ज़्यादा मुद्दे में है, इसलिए मैंने लिखा एम्प्लॉयमेंट, ठीक है। अब इस समय ये एम्प्लॉयमेंट अपने कंट्री से लगभग गायब सा हो गया है।
अब एम्प्लॉयमेंट कुछ रह नहीं गया, तो अब इस एम्प्लॉयमेंट के आगे एक प्रीफिक्स लगाते हैं अन। जैसे ही आपने ये अन लगाया ना, तो ये एम्प्लॉयमेंट वर्ड का ही उल्टा हो गया। एम्प्लॉयमेंट मीन्स होता है रोजगार, अन मीन्स जैसे ही आपने UN एक प्रीफिक्स लगाया तो अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब हो गया बेरोजगारी। ठीक है, एम्प्लॉयमेंट का मतलब रोजगारी, और अन लगाया, ये प्रीफिक्स अन लगाया तो ये अनएम्प्लॉयमेंट हो गया, ये हो गया बेरोजगारी, जिससे आपको सब लोग जूझ रहे हैं। ठीक है, ऐसे ही होता है परफेक्ट। जैसे मैंने एक वर्ड लिखा परफेक्ट। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई गलती ना हो। परफेक्ट का मतलब क्या होता है? जिसमें कोई गलती ना हो, वो परफेक्ट। लेकिन इसके आगे एक प्रीफिक्स आपने जोड़ा IM। क्या आपने प्रीफिक्स जोड़ा? IM। तो जैसे ही ये प्रीफिक्स IM आया, वो इस परफेक्ट वर्ड का ही उल्टा कर देगा। परफेक्ट का हो जाएगा इम्परफेक्ट, मतलब कि उसमें बहुत सारी गलतियां हैं। ठीक है, परफेक्ट का मतलब अभी तक क्या था? जिसमें कोई गलती नहीं थी। लेकिन ये प्रीफिक्स इन जैसे ही उसमें आया तो उसने क्या कर दिया? इस परफेक्ट को ही चेंज कर दिया, उल्टा कर दिया। तो परफेक्ट से ये इम्परफेक्ट हो गया। तो अब कहने का मतलब है कि इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। तो इसी तरह डेफिनिट है। डेफिनिट का मतलब होता है जिसमें जो कोई चीज़ निश्चित कर दे। जैसे मैंने बोला मेरे पास 10 आम है, मेरे पास 10 आम है। पहले मैं देखिए, मैं आपको प्रोनाउन का जो नाम है उसको भी समझा रहा हूँ ताकि आपको लर्न ना करना पड़े। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित कर देना। जैसे मैंने बोला कि मेरे पास 10 आम है। मेरे पास कितने आम है? 10 आम है। तो मैंने निश्चित कर दिया कि 10 ही आम है, न तो उससे एक ज़्यादा है और न तो उससे कम है। मैंने क्या बोला कि आई हैव 10 मैंगोज। ठीक है, आई हैव 10 मैंगोज। ठीक है, मैंने ये बोला आई हैव 10 मैंगोज। अब जैसे ही मैंने बोला आई हैव 10 मैंगोज, यहाँ पे जो ये 10 है, ये जो 10 वर्ड मैंने यूज किया है, ये जो 10 वर्ड मैंने यूज किया, ये 10 ने क्या बताया कि अब निश्चित कर दिया। इस 10 ने निश्चित कर दिया कि मेरे पास कितने आम है? 10 ही आम है, न तो एक ज़्यादा है न तो एक कम है। तो इसने क्या किया? निश्चित कर दिया। तो इसको क्या कहते हैं? डेफिनिट। डेफिनिट, इसको क्या कहते हैं? डेफिनिट। अब चूंकि ये एडजेक्टिव है, देखिए मैं यहाँ पे एडजेक्टिव भी बता रहा हूँ। ये नाउन है, मैंगोज क्या है? नाउन है। इस नाउन के बारे में 10 ने बताया। आम थे, कितने आम थे? तो इस 10 ने आके बताया कि 10 आम थे। ठीक है, तो इस 10 ने इस नाउन के बारे में जानकारी दी। अब चूंकि नाउन के बारे में जो वर्ड जानकारी देता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। तो पहले तो ये डेफिनिट हो गया, निश्चित कर दिया। अब क्या है? एडजेक्टिव। तो ये हो गया डेफिनिट एडजेक्टिव। डेफिनिट एडजेक्टिव। ठीक है, आगे समझेंगे कि डेफिनिट एडजेक्टिव में न्यूमरल एडजेक्टिव आते हैं, फिर बहुत सारे एडजेक्टिव आते हैं। तो ये तो हम लोग समझेंगे, उसकी बात की बात है। लेकिन अभी के लिए ये क्या है? डेफिनिट एडजेक्टिव है। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये इसने निश्चित कर दिया कि मैंगोज कितने हैं? 10 हैं। ठीक है, अब देखिए, अब इसी वर्ड डेफिनिट के आगे अगर हम लोग एक प्रीफिक्स जोड़ दें इन, इस डेफिनिट वर्ड के आगे एक प्रीफिक्स जोड़ दें इन, तो क्या हो जाएगा? इनडेफिनिट। तो डेफिनिट का मतलब होता है निश्चित करना। डेफिनिट का मतलब क्या होता है? निश्चित करना। और जैसे ही प्रीफिक्स इन आया तो उसने क्या किया? इनडेफिनिट बना दिया, मतलब कि अनिश्चित। तो जिस प्रोनाउन की सहायता से किसी अनिश्चित आदमी को दिखाया जाए, मतलब कि आपको पता नहीं है। जैसे मैंने बोला, जैसे मैंने एक वर्ड लिखा सम वन हैज, थोड़ा अच्छे से लिखते हैं, someone has stolen my pen। मैंने एक वर्ड लिखा। अब मैंने एक वर्ड लिखा है, सॉरी मैंने एक सेंटेंस लिखा है, someone has stolen my pen। सिंपल सा एक सेंटेंस लिखा है, someone has stolen my pen। देखिए अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैंने इसका मीनिंग क्या होगा, कैसे होगा। तो ये हम लोग जब टेंस पढ़ेंगे तो उसमें अच्छे से समझेंगे। अभी के लिए फिलहाल इतना जानिए, जब आप हैज और हैव और हैड के साथ थर्ड फॉर्म किसी वर्ब का लगाते हो, जब किसी हैज हैव हैड के साथ कोई किसी वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं तो वो परफेक्ट टेंस होता है। परफेक्ट टेंस। अगर आपने हैज हैव के साथ लगाया तो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, हैड के साथ लगाया तो पास्ट परफेक्ट टेंस। अभी के लिए बस इतना समझिए कि जब आप हैज हैव हैड के साथ किसी थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं तो वो कहलाता है परफेक्ट टेंस। अगर आपने हैज और हैव का यूज किया है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट
और हैड का यूज किया है तो पास्ट परफेक्ट टेंस। तो ये है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। तो मेरे कहने का मतलब था कि समवन हैज स्टोलन माय पेन, किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। अब यहाँ पे देखिए, मुझे खुद नहीं पता है कि किसने चुराया है, मतलब कि मेरे मान लीजिए क्लास में घटना हुई है, तो मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, मान लेते हैं कि मेरे क्लास में 10 बच्चे हैं, तो मुझे नहीं पता कि उन 10 बच्चों में से किसने मेरा पेन चुराया है। उन 10 बच्चों में से किसने मेरा पेन चुराया है मुझे नहीं पता है। तो जब नहीं पता है तो मैंने जिसने भी चोरी किया है उसका कोई ना कोई तो नाम होगा। मान लीजिए मेरे क्लास में राम, सोहन, श्याम, गीता, सीता ये लोग बैठे हुए हैं। अब उन्हीं में से मैंने कहा कि किसी ने, इन्हीं सब में से किसी ने मेरा पेन चुराया, मुझे पता नहीं है, लेकिन जिसने भी चुराया होगा उसका कोई नाम तो होगा। मान लीजिए राम ने ही चुराया है, मान लीजिए राम ने ही मेरा पेन चुराया है, लेकिन मुझे पता नहीं था, मैंने बोला कि किसी ने मेरा पेन चुरा लिया है। तो इसी राम की जगह जिसने भी मेरा पेन चुराया, उसी के नाम की जगह मैंने समवन लगाया। तो पहले क्या हुआ, इसने किसी नाउन को रिप्लेस किया है, तो प्रोनाउन। किसी के नाम को रिप्लेस किया है, मतलब कि किसी नाउन को रिप्लेस किया, तो पहले तो ये हुआ प्रोनाउन। पहले तो क्या हुआ, ये प्रोनाउन। अब देखिए, हमें पता नहीं है कि उन सारे बच्चों में से, उन सारे जो बच्चे हैं उसमें से किसने चुराया। मतलब मैं निश्चित नहीं हूं कि राम ने ही चुराया है, क्या सीता ने चुराया है, गीता ने चुराया है, या सोहन ने चुराया है, मुझे पता नहीं है, मैं निश्चित नहीं हूं। तो जब निश्चित नहीं है तो ये डेफिनेट नहीं हूं, तो ये क्या हो गया, प्रोनाउन तो है, किसी का नाम को रिप्लेस किया। दूसरी बात, ये निश्चित नहीं है, तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो देखिए, आपको अब ये भी समझ में आ गया कि इनडेफिनिट प्रोनाउन क्या होते हैं। इनडेफिनिट प्रोनाउन वो होता है जो किसी अनिश्चित व्यक्ति या जगह आता है, ठीक है, अनिश्चित व्यक्ति या थिंग के नाउन की जगह पे आता है। जैसे मैंने बोला, अब मान लीजिए मैंने बोला, एक और एग्जांपल लेते हैं। Nothing is perfect. Nothing is perfect in this world. ये एक बहुत ही अच्छी बात है जो मैंने लिखा है, नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। इस दुनिया में कोई भी चीज़ पूर्णतः कंप्लीट नहीं है, मतलब कि ऐसा हो ही नहीं सकता कि उसके अंदर कोई गलती ना हो। कोई भी चीज़ हो, कोई भी चीज़ ऐसा नहीं है इस दुनिया में जिसके अंदर कोई गलती ना हो। तो मैंने ये लिखा है नथिंग इज परफेक्ट इन दिस वर्ल्ड। तो पहले तो मैंने, मान लीजिए नथिंग को एक समय के लिए भूल जाइए। मान लीजिए मैं बात कर रहा हूँ इस पेन के बारे में, ठीक है। किसी ने कहा कि ये पेन बहुत अच्छा चलता है, कभी नहीं रुकता है, लगातार आप लिखते जाइए, कभी नहीं रुकेगा। तो मैंने बोला कि देखो भाई, ये पेन ऐसा नहीं है कि ये पेन दुनिया में सबसे सही है, इसमें भी कुछ ना कुछ गलतियाँ होंगी। तो मैंने क्या बोला कि इस पेन में भी कोई ना कोई गलती होगी, ठीक है। तो मैंने फिर बोला कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है, कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती है। मतलब कि अब जब मैंने बोला कि कोई भी चीज़ परफेक्ट नहीं हो सकती, कोई भी चीज़ मतलब वो गलती ऐसा ना हो कि उसमें कोई गलती ना हो, ऐसा कोई चीज़ बनी ही नहीं है। तो अब यहाँ पे मैंने जो कोई चीज़ यूज किया, कोई चीज़, मतलब कि अब इस पेन के बारे में बात नहीं हो रही है, मतलब कि कोई भी चीज़ का मतलब कि कोई भी चीज़ आप ले लीजिए, चाहे पेन, चाहे मार्कर, चाहे मोबाइल, चाहे मैच, चाहे दुनिया में हर व्यक्ति, हर चीज़, कोई भी चीज़ आप उठा लीजिए, उसकी बारे में लगी बात होने। मतलब कि अब यहाँ पे भी निश्चित नहीं है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। अब निश्चित नहीं है कि किस पर्टिकुलर चीज़ के बारे में बात हो रही है। न तो इस पर्टिकुलर पेन के बारे में बात हो रही है, न तो इस पर्टिकुलर वॉच के बारे में बात हो रही है, न तो इस पर्टिकुलर मार्कर के बारे में बात हो रही है, ठीक है। तो अब निश्चित नहीं है कि किसके बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे ये क्या है, इनडेफिनिट है, मतलब कि तय नहीं है कि किस चीज़ के बारे में बात की जा रही है। तो जब किसी चीज़ के बारे में जब तय नहीं है तो ये क्या होगा, पहले तो ये तय नहीं था तो क्या लिखा, इनडेफिनिट, इनडेफिनिट। और ये चीज़ किसी चीज़ की जगह ही आया है, मैंने दिमाग में रख के किसी चीज़ को दिमाग में रख के बोला था, उसी को हटा के नथिंग आया, तो ये क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या हो गया, इनडेफिनिट प्रोनाउन। तो इनडेफिनिट प्रोनाउन को आपने समझा।
इनडेफिनिट प्रोनाउन का मतलब होता है कि जब आप किसी अनिश्चितता के भाव में बोलें, जब आप किसी अनिश्चितता के भाव में बोलें तो जो प्रोनाउन आप यूज करते हैं वही प्रोनाउन क्या कहलाता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। क्या कहलाता है? इनडेफिनिट प्रोनाउन। जैसे एक एग्जांपल और लेते हैं। वन शुड डू वंस वर्क ऑनेस्टली। ये मैंने एक वर्ड लिखा, ठीक है? क्या लिखा? मैंने एक सेंटेंस लिखा है, वन शुड डू वंस वर्क ऑनेस्टली। मैंने लिखा है कि किसी एक को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। किसी एक को अपना कार्य ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, क्या मैंने किसी एक निश्चित आदमी के बारे में बात की है? मैंने वन का जो यूज किया है, क्या निश्चित आदमी के लिए बोला है कि नहीं राम को ही अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, या फिर अखंड को ही अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, या फिर जो हमारा वीडियो शूट कर रहे हैं उनको स्पेशल बोला हो कि वो उनको अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए? नहीं, मैंने किसी एक आदमी को दिमाग में रख के नहीं बोला है। मतलब किसी निश्चित आदमी को रख के दिमाग में इस बात को नहीं बोला है। अगर जो निश्चित आदमी के लिए बोलता तो यहाँ पे मैं उसका नाम यूज कर लेता डायरेक्ट, राम शुड डू राम्स वर्क। यहाँ पे हिज वर्क आ जाता, तब यहाँ क्या आ जाता है? हिज वर्क। राम शुड डू हिज वर्क ऑनेस्टली, यहाँ पे ये बात आ जाती डायरेक्ट। मैंने तब निश्चित होता तो मैं उसका नाम लिख देता, राम शुड डू हिज वर्क ऑनेस्टली। लेकिन मुझे निश्चित नहीं था कि मैं किसके बारे में बोल रहा हूँ। मैं किसी एक पर्टिकुलर आदमी के बारे में नहीं बोल रहा था, मैंने सबको लिए बोला है, मैंने सबके लिए बोला है। मतलब कि सबके लिए मुझे उसमें सब आ सकते हैं, ठीक है? तो निश्चित नहीं है कि मैंने एक किसी पर्टिकुलर आदमी के लिए बोला हो। तो वहाँ पे अब ये क्या हो गया? ये अनिश्चित है कि किसके लिए बोला गया है। क्या है? अनिश्चित है कि किसके लिए बोला गया है। तो पहले क्या हुआ? इनडेफिनिट। इनडेफिनिट, ठीक है? तो मतलब मैंने किस अनिश्चित लोगों के लिए बोला है, अनिश्चित आदमी के लिए बोला है। अब ये प्रोनाउन कैसे हुआ? अब ये प्रोनाउन कैसे हुआ? अब मैं ये मान लीजिए ये लिख सकता था ना, मुझे पता नहीं है कि मैंने किसके लिए बोला है, तो ये हो गया इनडेफिनिट। अब प्रोनाउन कैसे हुआ? मैं ये लिख सकता था, पीपुल शुड डू देयर वर्क ऑनेस्टली। अब ये वर्ड मैं ये सेंटेंस लिख सकता था, पीपुल शुड डू देयर वर्क ऑनेस्टली। यहां पे भी ये नहीं, पीपुल आया, पीपुल में सब आते हैं, एवरीवन, मतलब जितने भी आदमी हैं वो सब के सब पीपुल में आते हैं। तो मैं यही बोलना चाहता था कि लोगों को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, लोगों को अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए। तो इसी नाउन को रिप्लेस करने के लिए मैंने एक प्रोनाउन यूज किया, वन। मैंने क्या किया? वन यूज किया। तो ये वन किसी नाउन पीपुल को रिप्लेस किया, तो ये वन क्या हो गया? प्रोनाउन, ठीक है? प्रोनाउन, समझ में आया? तो ये पहले तो एक क्या किसी नाउन को रिप्लेस किया, तो ये हो गया प्रोनाउन। ऊपर से निश्चित नहीं है कि एक पर्टिकुलर आदमी के लिए बारे में बात की जा रही है, ये अनिश्चित है कि किसके बारे में बात की जा रही है, ये अनिश्चित है कि किसके बारे में बात की जाए। यहाँ पे मैंने एक तरीके से सबके लिए बोला है, यहाँ पे मैंने एक तरीके से सबके लिए बोला है। तो जब मैंने सबके लिए बोला है तो किसी एक पर्टिकुलर आदमी के लिए तो उन्हें बोला नहीं है, तो ये हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन। कैसा? इनडेफिनिट। तो ये हो गया इनडेफिनिट प्रोनाउन, ठीक है? अब देखिए, इसको लिखना चाहे तो लिख लीजिए, इनडेफिनिट प्रोनाउन को लिख लीजिए। वो प्रोनाउन, वो सर्वनाम, इनडेफिनिट प्रोनाउन को लिख लीजिए अगर लिखना चाहते हैं तो। वैसे मैं सोच तो नहीं रहा था लेकिन लिखवा दे रहा हूँ, लिख लीजिए। वो प्रोनाउन जो किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को
व्यक्ति अथवा वस्तु को जनरल तरीके से बोले। जनरल का मतलब होता है कि सामान्य रूप से बात की जाए, तो सामान्य लिख सकते हैं। किसी व्यक्ति वस्तु को सामान्य रूप में बोला जाए। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को सामान्य रूप में दिखाए और किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा या फिर वो किसी एक विशेष व्यक्ति अथवा वस्तु को न प्रदर्शित करे तो उसे ही इनडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। अब इनडेफिनिट प्रोनाउन को मैं हिंदी में नहीं बोलूंगा, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन आएगा वो ऐसे ही पूछेगा इनडेफिनिट प्रोनाउन कौन सा है, तो आप हिंदी में जान के भी उसका कुछ करेंगे नहीं। वैसे अनिश्चित सर्वनाम बोल सकते हैं, ठीक है, अनिश्चित वाचक सर्वनाम। तो पहला तो आप एग्जाम्पल यही लिख लीजिए, वन शुड डू वंस वर्क। अब यहाँ पे देखिए वन ने किसी, अब जो मैंने लिखवा रखा है उसमें भी उसी के हिसाब से देखिए, वन ने किसी एक पर्टिकुलर आदमी को नहीं बोला है, बल्कि एक जनरलाइज वे में बोला है कि सबको किसी को भी अपना काम ईमानदारी पूर्वक करना चाहिए, तो जनरलाइज वे में बोला है, ठीक है। तो ये हो गया इंडेफिनिट प्रोनाउन। दूसरा लिख लीजिए, समवन हैज स्टोलन माय पेन, जो मैंने लिखवा रखा है। अब लिख लीजिए, someone has stolen my pen, ये लिख लीजिए, ठीक है। चलिए अब अगला देखिए आता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या आता है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब क्या होता है? पहले तो आप समझिए उस प्रोनाउन का नाम ये क्यों रखा गया है। जब आपको ये पता चल जाएगा कि आपको उस नाउन का नाम क्यों वो रखा गया है, तो आप उसको और अच्छे से समझ पाओगे और उसको आप बता पाओगे क्वेश्चन देख के कि यही है डेमोन्स्ट्रेटिव या इंडेफिनिट या फिर जो भी प्रोनाउन होगा, ठीक है। तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। डेमोन्स्ट्रेट जब आप किसी को चीज़ को करते हैं, जैसे मैंने बोला कि मैं इसको डेमोन्स्ट्रेट कर रहा हूँ, मैं इसको दिखा रहा हूँ आपको, मैं इसको प्रदर्शित कर रहा हूँ आपके सामने, तो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है किसी चीज़ को प्रदर्शित करना, किसी चीज़ की तरफ इंडिकेशन करना, किसी चीज़ की तरफ इशारा करना, इसी का मतलब होता है डेमोन्स्ट्रेट। डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, तो इससे साफ पता चलता है कि जो प्रोनाउन किसी दूसरे चीज़ को, किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रदर्शित करे, वही कहलाता है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। देखिए नाम से ही मैंने क्या आपको डेफिनेशन भी लर्न करा दिया। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है प्रदर्शित करना। अब आपको अगर जो डेमोन्स्ट्रेट का मतलब नहीं पता है तो आप डेमोन्स्ट्रेट वर्ड लिखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन लिखिए और उस डेमोन्स्ट्रेट के ऊपर आप लिख लीजिए प्रदर्शित करना, तो उससे समझ में आ जाएगा कि डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते क्या है। जो प्रोनाउन किसी व्यक्ति अथवा वस्तु को प्रदर्शित करे या फिर इंडिकेट करे, इशारा करे, उसी को कहते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। जैसे मैंने बोला दिस इज माई मार्कर, मैंने ये बोला दिस इज माई मार्कर। अब देखिए ये मार्कर था, ध्यान से समझिएगा डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कौन सा है। ये मार्कर था और इस मार्कर को मैंने बोला कि यह मेरा मार्कर है, यह मेरा मार्कर है। तो इस मार्कर को प्रदर्शित करने के लिए मैंने एक इंडिकेशन यूज किया, यह मार्कर मेरा है, सॉरी यह मेरा मार्कर है। मैंने क्या लिखा? यह मेरा मार्कर है। देखिए दोनों का जो पीछे हिंदी बोल गया था उसका सेंस सेम था, लेकिन वहाँ पे फिर हमें यूज करना पड़ता पॉजिटिव प्रोनाउन, लेकिन यहाँ पे मैंने यूज किया पॉजिटिव एडजेक्टिव, तो मैं सही सेंस देता हूँ। यह मेरा मार्कर है, मैंने बोला यह मेरा मार्कर है, ठीक है, यह मेरा मार्कर है मैंने बोला। तो इस मार्कर को इंडिकेट करने के लिए मैंने एक वर्ड यूज किया, यह मेरा मार्कर है।
तो इसी मार्कर के बारे में बात हो रही है। इतने सारे मार्कर यहाँ पे रखे हुए थे, इनके बारे में मैंने बात नहीं की, बल्कि मैंने इस मार्कर के बारे में बात की। तो यह जो है, यह जो वर्ड आया उसने इंडिकेट किया कि ये सारे मार्कर तो गए, लेकिन इस मार्कर पर अखंड भाई का अधिकार है। ठीक है, तो ये जो वर्ड दिस है, ये जो वर्ड दिस है, ये जो वर्ड दिस है, इसी दिस ने इंडिकेट किया कि ये जो मार्कर है वो मेरा है। तो इस मार्कर पर, इस मार्कर को इंडिकेट किसने किया था? दिस ने किया था। इस मार्कर को इंडिकेट किसने किया था? दिस ने किया था। तो दिस क्या हो गया? एक डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन हो गया। अब देखिए, मैं आपको जहां जहां कंफ्यूजन हो सकता है वहां वहां पे एडजेक्टिव भी पढ़ाते चल रहा हूं। डेमोन्स्ट्रेटिव एक एडजेक्टिव भी होता है, एक डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव भी होता है। अब यहीं पे उस चीज़ को भी समझ लेते हैं, फिर उसके बाद डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव प्रोनाउन को और अच्छे से समझेंगे। ठीक है, एक वर्ड मैंने लिखा, दिस पेन, दिस मार्कर इज माइन। ठीक है, मैंने एक वर्ड यूज किया, दिस मार्कर इज माइन। ठीक है, ये जो देखिए, अब यहाँ पे दो चीजें मैंने यूज किया है। यहाँ पे पहला मैंने यूज किया है दिस इज माई मार्कर, और यहाँ पे यूज किया दिस मार्कर इज माइन। ये दोनों के दोनों क्या है? दोनों का सेंस एक है। यहाँ पे मतलब है कि यह मार्कर मेरा है, और यहाँ पे मतलब है यह मेरा मार्कर है, बस इतना मतलब है। और ये मैं इसलिए हिंदी में नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि पिछले क्लास में शायद मैंने इसको हिंदी में लिख के, पिछली क्लास में होगा या फिर उसके पिछली क्लास में होगा, मैंने उसको लिख के हिंदी में भी समझा रखा था। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे तो हम लोगों ने समझ रखा है कि ये माई जो है वो क्या होगा? ये माई क्या है? पजेसिव एडजेक्टिव, और ये माइन क्या है? पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, क्यों? पहले तो ये समझ लेते हैं क्यों। क्योंकि देखिए, अधिकार तो दोनों दिखा रहा है, माई भी अधिकार दिखा रहा है मार्कर पे। मार्कर किसका है भाई? मेरा है। तो इस माई ने आके दिखा दिया अधिकार कि मेरा अधिकार है। इस माइन ने भी अधिकार दिखाया कि यह जो मार्कर है उस पर अधिकार मेरा है। तो अधिकार तो दोनों दिखा रहे हैं, दोनों पजेस कर रहे हैं, पजेसिव होंगे। दूसरी चीज, यह जो माई है, ये माई मार्कर के ठीक पहले आया है। मार्कर क्या है? नाउन है, और नाउन के ठीक पहले एडजेक्टिव आता है, तो ये क्या हो गया? पजेसिव एडजेक्टिव। लेकिन इसका जो असली सही तरीका उसको मैं पिछली क्लास में समझा रखा हूँ, तो उसको बार बार बोलूँगा तो टाइम जाएगा। फिलहाल के लिए बस इतना समझिए, वो जो ट्रिक है अब उसके हिसाब से चलेंगे। ये मार्कर क्या है? नाउन है, नाउन के ठीक पहले ये क्या है? पजेसिव। एडजेक्टिव भी हो सकता है, प्रोनाउन पजेसिव नहीं हो सकता है। यहाँ पे इसके आगे पीछे कोई नाउन नहीं आया है, तो ये क्या हो गया? पजेसिव तो था ही, अब एडजेक्टिव रहा नहीं क्योंकि इसके पीछे कोई, इसके आगे या पीछे कोई नाउन नहीं है, तो ये हो गया पजेसिव प्रोनाउन। ये हम लोगों ने समझ रखा है। और चलिए, मेरा मन नहीं मारना, मैं इसको समझा देता हूं। मैं इसको लिख सकता था, दिस इज अखंड्स मार्कर, अखंड्स मार्कर। ठीक है, मार्कर की जगह मैंने बता दिया कि यही सेम चीज लिखा हुआ है। इसको लिख सकता था, दिस मार्कर इज अखंड्स। इसको लिख सकता था, दिस मार्कर इज अखंड्स। ठीक है, देखिए, एक बहुत ही अच्छी बात बोली जाती है इंग्लिश में। आप किसी वर्ड को, जैसे आप लोग के एग्जाम में टेट में तो आता है, लेकिन एसएससी और बैंक में ये रूल होता है कि आप किसी भी वर्ड को तब तक नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। ध्यान से सुनिएगा, आप किसी वर्ड को तब तक नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है जब तक कि उसको किसी सेंटेंस में ना यूज किया जाए। ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, आपके पेपर में ये मतलब टिटिम्मा नहीं है, आपको पूछ लेता है डायरेक्ट रूल पे। तो अगर जो माई पूछ दिया तो चार्ट में लिखवा रखा है, माई पजेसिव एडजेक्टिव होता है, माइन पजेसिव प्रोनाउन होता है। तो आपको वो चार्ट पता होना चाहिए, तो आप डायरेक्ट करके आएंगे। लेकिन एसएससी और बैंक में ये होता है, देखिए ये चेंज एसएससी और बैंक में नहीं होंगे, लेकिन अखंड से यहाँ पे देखिए दोनों का रोल अलग अलग है। यहाँ पे अखंड कुछ किसी और रोल में है, यहाँ पे अखंड किसी और रोल में है। ठीक है, तो देखिए, जब तक आप किसी वर्ड को किसी सेंटेंस में यूज नहीं करेंगे तब तक हम लोग ये नहीं बता सकते कि वो किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है। तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए अब इसको चीज़ को हम लोग समझेंगे। दिस इज अखंड्स मार्कर, लिखा हुआ है अखंड्स मार्कर। ये जो अखंड्स है ये मार्कर के बारे में बता रहा है। यहाँ जो मार्कर लिखा हुआ है इस मार्कर के बारे में बता रहा है कि यह मार्कर है। अखंड्स को 1 मिनट भूल जाइए, अखंड्स को 1 मिनट के लिए भूल जाइए। यह मार्कर है, सेंटेंस सही है, यह मार्कर है।
अब क्वेश्चन उठा किसका मार्कर है, तो ये अखंड से आके बताया कि अखंड का मार्कर है। तो ये नाउन, और नाउन के बारे में अखंड से बताया, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। क्या हो गया, एडजेक्टिव। जो फर्स्ट क्लास लिया था उसमें मैंने नहीं बताया था ये, सॉरी फर्स्ट नहीं, सेकेंड या थर्ड क्लास में जो भी होगा उसमें मैंने अखंड को एक समय के लिए माई को मैंने प्रोनाउन ही माना था, जब प्रोनाउन की फर्स्ट क्लास थी, लेकिन उसमें मैंने बोला था कि माई प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव है। ठीक है, तो क्यों है, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए। दिस इज माई को, एक मिनट के लिए अखंड को भूल जाइए, माई को तो अभी भूलिए, अभी माई को भूल जाइए। ठीक है, अभी माई को भूल जाइए। दिस इज अखंड मार्कर लिखा हुआ है, दिस इज अखंड मार्कर। अब आपको पता करना कि अखंड किस पार्ट्स ऑफ स्पीच से बिलोंग करता है, तो इसको एक मिनट के लिए भूल जाइए। तो अब लिखिए दिस इज मार्कर, यह मार्कर है। अब क्वेश्चन उठा किसका मार्कर है, तो आंसर आया अखंड का मार्कर है। तो ये अखंड इस मार्कर के बारे में जानकारी दी। मार्कर क्या है, नाउन। तो जो वर्ड किसी नाउन के बारे में जानकारी देता वही कहलाता है एडजेक्टिव। तो ये हो गया अखंड, क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब इसी अखंड के जगह हम लोगों ने एक और वर्ड लिखा, बार बार अखंड लिखने की जगह हम लोगों ने वर्ड लिखा माई, हम लोगों ने लिखा माई। तो ये माई क्या हो गया, एडजेक्टिव, पजेसिव एडजेक्टिव। ये माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। ठीक है, ये मैं पिछली क्लास में समझा रखा हूं। ये माई क्या हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। ऐसे ही यहां पे देखिए दिस मार्कर इज अखंड्स। अब यहां पे अखंड्स को एक मिनट के लिए भूल जाइए, आप यहां पे एक मिनट के लिए अखंड्स को भूल जाइए। तो दिस मार्कर इज, सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट हुआ। एक मिनट के लिए अखंड्स को भूल जाइए तो सेंटेंस क्या होगा, दिस मार्कर इज। जब ये सेंटेंस ही नहीं पूरा हुआ तो मतलब कि ये जो वर्ड था वो कॉम्प्लीमेंट था, कॉम्प्लीमेंट या ऑब्जेक्ट था। सेंटेंस को पूरा जब कोई वर्ड करता है, देखिए इज के साथ, इज आर एम के साथ हमेशा वर्ब, एक वर्ब आता है या फिर एक कॉम्प्लीमेंट आता है। जैसे मैं बोलूँ ही इज अ डॉक्टर, तो वहाँ पे जो डॉक्टर है वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट है। तो इसी तरह दिस मार्कर इज अखंड्स, ये अखंड्स ये एक तरीके से कॉम्प्लीमेंट है इस मार्कर के लिए कि यह मार्कर है, किसका है, अखंड्स का है। तो ये अखंड्स जो है यहाँ पे ये नाउन है, और इसी नाउन को रिप्लेस किया इस माइन ने। तो ये माइन क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये मैं सब पिछली क्लास में समझा रखा हूँ। तो इस अखंड्स को रिप्लेस किया इस माइन ने, तो ये क्या हो गया, पजेसिव प्रोनाउन। अब समझते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन और डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव के बारे में। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये सीधे सीधे इंडिकेट कर रहा है कि दिस इज माई मार्कर। तो इसने बस इंडिकेशन किया है कि दिस इज माई मार्कर। तो ये पहले इंडिकेट किया, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्यों, क्योंकि इसने बस इंडिकेशन का काम किया। अब यहाँ पे दिस को एक मिनट के लिए भूल जाइए। देखिए दिस को एक मिनट, एक बात याद रखिए, जब मैं कहता हूँ बार बार भूल जाइए, अगर जो उस वर्ड को भूलने से सेंटेंस इनकम्प्लीट हो रहा है तो वही या तो नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। ठीक है, अगर जो यहाँ पे दिस को आप हटा दीजिए तो क्या ये सेंटेंस कंप्लीट हो पाएगा, इज माई मार्कर कंप्लीट ही नहीं हो पाया। तो इसका मतलब या तो ये नाउन होगा या प्रोनाउन होगा। नाउन है नहीं तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। इसी तरह वहाँ पे मैंने अखंड्स लिखा था, दिस मार्कर इज। अखंड्स को अगर आप बंद कर देते तो ये सेंटेंस ही नहीं कंप्लीट होता, दिस मार्कर इज, आगे क्या कुछ कंप्लीट ही नहीं। तो वो क्या, या तो नाउन होता या तो प्रोनाउन होता। इसी तरह अब यहाँ पे दिस क्या है इसका पता लगाते हैं। एक मिनट के लिए दिस को भूल जाइए। तो यहाँ पे लिखा मार्कर इज माइन, मार्कर मेरा है, सेंटेंस कंप्लीट हो गया। मार्कर इज माइन, मार्कर मेरा है, सेंटेंस कंप्लीट है। अब ये दिस जो है, इस दिस को लाइए, अब इस दिस को यूज करते हैं। मैंने बोला इस दिस को भूल जाइए, अब बोलिए मार्कर इज माइन, मार्कर मेरा है। ठीक है, अब क्वेश्चन उठा कौन सा मार्कर, भाई इतने सारे मार्कर हैं उसमें से कौन सा मार्कर, तो आपने बताया ये मार्कर। तो इस दिस ने आके इस मार्कर को और ज़्यादा इस मार्कर के बारे में जानकारी दी। पहले तो पता था कि मार्कर किसका है, मेरा है, पहले तो पता चल गया कि भाई ये जो मार्कर है ये मेरा है। लेकिन अब ये क्वेश्चन उठा कि भाई इन तीनों में से कौन सा मार्कर मेरा है, तो आपने बोला ये जो किनारे वाला ये मार्कर मेरा है। तो इसी ये जो दिस आया वो ही इस मार्कर के बारे में और जानकारी दे दिया कि मार्कर तो मेरा है पर कौन सा मार्कर, ये मार्कर। तो इस दिस ने इस मार्कर के बारे में जानकारी दी। मार्कर क्या था, नाउन, तो ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। ये क्या हो गया, एडजेक्टिव। अब देखिए एडजेक्टिव तो है लेकिन ये भी क्या कर रहा है, दिखाने का, डेमोन्स्ट्रेट ही कर रहा है, इशारा ही कर रहा है कि भाई इन तीनों में से कौन सा मार्कर मेरा था, कह रहा है ये वाला मार्कर मेरा है। तो इस दिस ने भी इंडिकेशन डेमोन्स्ट्रेट ही किया, लेकिन यहाँ पे ये एडजेक्टिव हो गया। ठीक है, तो ये हो गया डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। दूसरी चीज आप समझ लीजिए,
अगर जो इतना एफर्ट डालने के बाद आपको नहीं समझ में आया तो दिस के बाद अगर कोई नाउन का यूज नहीं हुआ है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ध्यान से ट्रिक भी समझाते चल रहा हूँ आपको, मैं आपको अच्छे से समझा भी रहा हूँ, ट्रिक भी समझा रहा हूँ। अगर दिस के आगे कोई नाउन का यूज नहीं हुआ है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दिस के आगे किसी नाउन का यूज हो गया है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। समझ में आया? ट्रिक है, जितना अभी तक समझाया उन सब का समरी ये है कि अगर दिस के आगे किसी नाउन का यूज हो गया है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होगा, और दिस के आगे कोई अगर जो नाउन का यूज नहीं हुआ है तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होगा। समरी बस यही था। देखिए अब इसी तरह दिस की जगह कई सारे वर्ड यूज किए जा सकते हैं और वही कहलाते हैं डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। क्या कहलाते हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। वो कौन कौन से वर्ड है उसको भी लिख लेते हैं एग्जाम्पल के रूप में। एक हो गया दिस, एक हो गया डैट, एक हो गया दीज, एक हो गया दोज। ये सब के सब क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ठीक है, अब इसको अगर आपको एग्जाम्पल बनाना है तो जो मैंने एग्जाम्पल लिखा दिस इज माई पेन, उसी की जगह डैट इज माई पेन हो सकता है, तो वहाँ पे भी डेमोन्स्ट्रेट। दीज आर माई पेन्स हो सकता है, ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। दोज आर माई पेन्स हो सकता है, तो ये भी डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। अगर इन सब के आगे कोई तुरंत बाद कोई नाउन आ जाता है तो ये तुरंत डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव में चेंज हो जाते हैं। ठीक है, और नाउन नहीं आया है तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। इसको नोट में आप लिखना चाहें तो लिख सकते हैं अपने लैंग्वेज में कि इन चारों के तुरंत बाद कोई नाउन आ जाए तो वो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव हो जाता है, और इन चारों के अगर जो विदाउट नाउन है, मतलब इनके आगे नाउन नहीं है, तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन होते हैं। ये था ट्रिक छोटा सा। ठीक है, तो आज जो है बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, अगला जो लेक्चर होगा उसमें प्रोनाउन के और सारे भाग हम लोग पढ़ेंगे। अभी के लिए बस इतना ही रखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों का लेक्चर जो है वो आज यहीं कंप्लीट होता है। नेक्स्ट लेक्चर में प्रोनाउन का अगला भाग देखेंगे और वहीं पे प्रोनाउन कंप्लीट होगा। नेक्स्ट लेक्चर में मुझे जहाँ तक लगता है प्रोनाउन कंप्लीट कर देंगे हम लोग। ठीक है, तो देखिए इतना एफर्ट मैं लगा रहा हूँ, इतना ज़्यादा, मतलब एक एक चीज़ आपको बारीकियों से समझा रहा हूँ, आपको कहीं लर्न तक नहीं करा रहा हूँ मैं। ऐसा नहीं रूल लिख दे रहा हूँ आपको लर्न करा दे रहा हूँ कि मेरा काम तो हो गया भाई, मुझको क्या है। जब मैं इतना एफर्ट लगा रहा हूँ तो आप भी थोड़ा सा एफर्ट लगाइए, उसको लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और कमेंट बॉक्स में गलतियाँ या अच्छा आपको कुछ लगे तो उसको भी लिखते रहिए, लाइक कीजिए, और अपने फ्रेंड्स को बताइए कि भाई देखो कोई सर आए हैं जो मतलब आपको इंग्लिश लर्न नहीं कराते हैं, आपको इंग्लिश समझाते हैं, फील करवाते हैं कि इंग्लिश होता क्या है। ठीक है, तो आप लोगों को बस इतना करना, मैं तो पढ़ा रहा हूँ, आपको पढ़ना है, लेकिन अगर जो आपको गुरु दक्षिणा बोला जाए तो बस आपको क्या करना है, एक तरीके से आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना और शेयर करना है। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू।